हेलो स्टूडेंट, आज है 22 जनवरी 2024, दिन सोमवार। चलिए, आज आपका भोलेनाथ का दिन है, तो बहुत ही धुआंधार तरीके से आज आपकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। ये आपका प्रैक्टिस सेशन आज से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है आपके अपने यूट्यूब संजीत विथ टीटीआई पर। तो चलिए, आइए सभी स्टूडेंट इसमें जुड़ेंगे और जितने भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा तो सभी स्टूडेंट उनको बेहतर तरीके से सॉल्व करते जाएंगे और मेरे साथ में आंसर भी देते जाएंगे। अपने कॉपी में इनको नोट भी करते जाना, जो चीजें आपको पता ना हो। सबसे पहले ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? अगर शिकायत पत्र लिखना हो मच्छरों के प्रकोप के संबंध में तो किसे लिखेंगे? ऑप्शन ए माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जी को, ऑप्शन सी माननीय प्रधानाध्यापक जी को, या फिर माननीय शिक्षा अधिकारी जी को। देखिएगा, यहाँ पर ये संबंध जो है, शिकायत, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड ये बातें हैं। तो ये आपको किसके लिए लिखना पड़ेगा? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी के लिए लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बेटा आपका इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी। अब बताइए, प्रधानमंत्री को क्यों लिखोगे आप? प्रधानाध्यापक को स्कूल से पढ़ाई की बातों के बारे में बताओगे, शिक्षा अधिकारी को शिक्षा से रिलेटेड बातें, तो ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात थी। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है वो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है वो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, या स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। देखिएगा, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से हो और वो व्यंजन के उच्चारण में सहायक हों, उनको आप स्वर कहते हैं। स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। अगर पूछी जाए स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपकी स्वर की संख्या यहाँ पर 11 होती है। अगर आपसे पूछा जाए मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ 4 होते हैं। अगर आपसे 2 नंबर पर पूछा जाए दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आपके दीर्घ स्वर यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 3 + 4 से लिखें। इसमें 3 का मतलब यहाँ पर क्या है? 3 का मतलब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 जो है वो सजातीय स्वर हैं। कैसे हैं सजातीय स्वर? जो आपके 4 हैं ये आपके जैसे ए ऐ ओ औ, ये विजातीय स्वर माने जाते हैं आपके। इन्हीं को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जैसे इनका दोनों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इनका कंठोष्ठ होता है। ए देवतु कंठ तालु, ये कंठ तालव्य वाले होते हैं, ये कंठोष्ठ होते हैं, क्योंकि ए को बनाते हैं आ प्लस ई से, ठीक है, और ओ को बनाते हैं आ प्लस ऊ से बनाते हैं, ठीक है। और आई को कैसे बनाते हैं? आ प्लस ए से बनाते हैं। और औ को कैसे बनाते हैं? आ प्लस ये पीछे वाले ओ से बनाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। ए दो तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्टम होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आने वाली हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग देखिए ये इस टाइप से रहता है। इसका उच्चार स्थान कहाँ होता है? इसका उच्चार स्थान बेटा आपका कंठ होता है, ठीक है। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिसमें आपके इस टाइप से रहते हैं 25 + 4 + 4। 25 यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन होते हैं और 4 यहाँ पर या राला व अंतास्त व्यंजन होते हैं। तीनों सा और हा, 4 ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा आज से। आप लोग जुड़े रहिए बेहतर तरीके से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ई और छ जा जा इंगिया का उच्चार स्थान किससे है? देखिए, कंठ का उच्चार स्थान कहाँ कहाँ से होता है? जैसे दोनों आपके आ, ये कंठ से होते हैं, ठीक है। और का वर्ग के सभी का, खा, गा, गा, इंगिया, ये कंठ से होते हैं। और यहाँ पर हा का उच्चार स्थान कंठ से होता है और आहा का कंठ से होता है, ठीक है। अब इनका मूर्धा से क्या होता है? ऋ मूर्धा से होती है। और टा वर्ग के सभी टाठा, डाडा, अणा, ठीक है। और ये मूर्धन वाला शकार बोला जाता है, ठीक। इतनी बात स्पष्ट है बेटा। नेक्स्ट आइए, इच्ची, ये तालु वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये तालु। और ओष्ठ से क्या होते हैं? ओष्ठ से यहाँ पर ऊ ओष्ठ से आता है। किससे आता है? ऊ आता है। और पावर के सभी आते हैं, पा, फा, बावा, माँ, ठीक है। इस प्रकार से ये ओष्ठ से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या फिर अनुपम। तो उसे जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। अद्भुत का मतलब क्या होता? अद्भुत का मतलब होता आश्चर्य है,
इसी अद्भुत का मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं अचरज। क्या बोलते हैं, अचरज। इसी को क्या बोलते हैं, विस्मय। क्या बोलते हैं, विस्मय। तो ये सारी बातें आपको नोट करके स्क्रीनशॉट लेके आगे की ओर बढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। यहाँ पर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो आप पहचानिए किसमें यहाँ पर बेटा आपकी स्वर संधि है। देखिएगा सबसे पहले उज्ज्वल लिखा है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस ज्वल होगा, उत प्लस ज्वल। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। संस्कृत में व्यंजन संधि को बोलते हैं हल संधि, तो ये चीज भी आपको थोड़ा दिमाग में याद रखनी है। स्वर को क्या बोलते हैं, अच, स्वर को अच संधि बोला जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक् प्लस दर्शन। क्या हो जाएगा, दिक् प्लस दर्शन हो जाएगा। यहाँ भी आपकी बेटा कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। और ध्यान रखना यहाँ पर आगे क्या कहा गया है, सदगति में क्या हो जाएगा, सत प्लस गति। सत माने अच्छी, गति, सत प्लस सत्ता में हलंत लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय, दीर्घ स्वर संधि। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर बेटा ए हो जाएगा। इस टाइप से आपको पूरा क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कह रहा है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, तो बताइए गगनचुंबी में कौन सा समास होगा। समास का विलोम क्या होता है, समास का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो समास का विलोम बेटा आपका होता है व्यास, ठीक है। व्यास में कौन सी संधि, यड़ संधि, इसका संधि विच्छेद वी प्लस आस हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए समास के भेद कितने होते हैं, तो 6 भी माना जाता है, जवाब 4 भी माना जाता है। अब 6 कहाँ करना है, अगर आपसे पूछा जाए समास के कुल भेद, तो आपका जवाब 6 हो जाएगा। अगर पदों की प्रधानता के आधार पर समास पूछे तो उसके 4 भेद, ठीक। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास बनेगा। कर्मधारय समास कहाँ पर होता है, विशेषण विशेष्य वाला ये समास होता है, जैसे काला कुत्ता कर्मधारय, चरण कमल कर्मधारय, नीली साड़ी कर्मधारय, महात्मा कर्मधारय, ठीक है। द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाची होता है, तिरहा, चौराहा, त्रिभुज। अव्ययी भाव पूर्व पद में उपसर्ग मिलेगा आपको लगा हुआ, जैसे यथाशक्ति, यथार्थ, प्रतिचुंबकी, प्रतिदिन, प्रतिषेध। तो इस प्रकार से बातें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। देखिएगा जो अपशब्द आपका ये शब्द लिखा है, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, अप प्लस शब्द है। तो यहाँ पर शब्द में अब उपसर्ग लगा हुआ है, अब क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, और शब्द यहाँ मूल शब्द है, तो उपसर्ग है। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, उपसर्ग। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय का शाब्दिक विच्छेद होता है ए प्लस व्यय। ए माने नहीं, व्यय माने खर्च। ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तित ना हो उसे अव्यय कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कुल भेद 4 होते हैं, इसकी ट्रिक ध्यान रखना, जीपीएसएस। जीपीएस है गुणवाची, परिमाणवाची, संख्यावाची, सार्वनामिक। गुणवाची, परिमाणवाची, संख्यावाची, सार्वनामिक। संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु स्थान प्राणी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, क्लियर है। उपसर्ग एक प्रकार के शब्दांश होते हैं, उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, और उपसर्ग अपने आप में एक संयोग का पद है। इसका अगर शाब्दिक विच्छेद करोगे तो आएगा उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, यानी कि सृष्टि करना, शब्द के आगे जुड़ करके नया शब्द बनाना उपसर्ग का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 क्या कह रहा है, अफसोस में नहीं जा सका। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, तो अफसोस ये वाला जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह होता है, विस्मयादि सूचक या विस्मयादि बोधक ये चिन्ह होता है, इसी को हम शोक सूचक चिन्ह भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अफसोस में नहीं जा सका, संबंध सूचक अव्यय, या फिर इसी को शोक सूचक अव्यय, या फिर आश्चर्य सूचक बनेगा नहीं, या फिर यहाँ पर आपका हर्ष सूचक बनेगा नहीं। अफसोस में नहीं जा सका, तो यहाँ पर अफसोस में नहीं जा सका, संबंध नहीं बनेगा, ये शोक सूचक। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर बच्चा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानिए। तत्सम का मतलब क्या होता है, तत्सम का मतलब होता है तत् प्लस सम। तत् मानो उसके, सम माने समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से आपके हिंदी में आ गए तत्सम शब्द कहलाए। जैसे आपकी सबसे पहले जगत जननी भाषा कौन सी थी, संस्कृत। संस्कृत के बाद आपकी आती है वैदिक संस्कृत। कौन सी आती है, वैदिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत के बाद आपकी क्या आती है बेटा, यहाँ पर लौकिक संस्कृत आती है। क्या आती है, लौकिक संस्कृत।
तो लौकिक संस्कृत का रूप आगे बढ़ा, क्योंकि लौकिक संस्कृत जनता जनार्दन की भाषा थी, ये स्टॉप हो गई क्योंकि वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद यहाँ संस्कृत में लिखे गए थे। लौकिक संस्कृत आगे बढ़ी, यहाँ पर महात्मा बुद्ध की पाली भाषा आई, इसके बाद जैन धर्म की आपकी प्राकृत भाषा आई, इसके बाद भाषा का रूप बिगड़ा तो अपभ्रंश आई। अपभ्रंश का एक परिवार है जिसका नाम है सौर सैनी। कौन सा परिवार है? सौर सैनी। सौर सैनी से ही किसका जन्म हुआ है? सौर सैनी से ही बेटा आपका ये हिंदी का जन्म हुआ है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस टाइप से जो ये शब्द थे, इस टाइप से संस्कृत से यहाँ इस टाइप से ऐसे ऐसे होते होते हिंदी में आए, तो वही शब्द क्या कहलाए? तत्सम शब्द कहलाए। ठीक है, तो यहाँ पर सटीक राइट ऑप्शन कुक्कर बनेगा। कुक्कर तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? कुत्ता होता है। तो राइट ऑप्शन आपका 9 का इस टाइप से बी हो जाएगा, इस टाइप से आपका बी हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर बताइएगा। अनुकूल बनेगा, प्रतिकूल बनेगा, समय अनुकूल या फिर समय अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय प्लस अनुकूल बराबर समय अनुकूल। सही राइट ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, समय प्लस अनुकूल बराबर समय अनुकूल। यहाँ पर ये देखिएगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ड यहाँ पर क्या है? लास्ट में आ मिलेगा और यहाँ पर आ मिलेगा, तो आ प्लस आ बड़ा आ, यहाँ पे आ का डंडा आना चाहिए, समयानुकूल। तो राइट ऑप्शन इस टाइप से आपका बच्चों यहाँ पर 10 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बी नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा। समय की दृष्टि के अनुकूल उसको बोला जाता है समयानुकूल। क्या बोला जाता है? समयानुकूल बोला जाता है। स्पष्ट है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से अर्थसम शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थसम शब्द को पहचानिए। क्या होते हैं अर्थसम शब्द? इसको भी जान लीजिएगा। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं और उनके परिवर्तित जो शब्दों के सरल रूप हैं वो तद्भव हैं। अर्थतत्सम का मतलब ये होता है कि इस मतलब तत्सम और तद्भव के बीच की अवस्था को अर्थतत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो रात्रि है, अपने आप में तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रात हो जाता है। दधी, दधी तत्सम होता है। दधी क्या होता है? अपना तत्सम होता है। दधी से दही बना अर्थतत्सम है, अगर ये दही बन जाए तो दही तद्भव हो जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका इस टाइप से यहाँ पर बी हो जाएगा। बच्चा नहीं होगा, कान नहीं होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन इस टाइप से आपका यहाँ पर बी हो जाएगा क्वेश्चन के मुताबिक। चलो आओ क्वेश्चन नंबर देखिए 12, जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन ये सुंदर हो। गर्दन ग्रीव को, ग्रीवा को कहते हैं और सुंदर को सु कहते हैं, तो सुग्रीव बनेगा। क्या बनेगा? सुग्रीव बनेगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका इस टाइप से डी बनेगा। ग्रीवा का मतलब गर्दन होता है, ग्रीवा का मतलब गर्दन होता है, सुंदर का मतलब सु होता है, तो ग्रीव में सु उपसर्ग लग गया तो सुग्रीव राइट ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका यहाँ पर 13 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा? देखिएगा, सूर्य के पर्यायवाची नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर कौन से होते हैं? देखो, भानु होता है, भानु होता है, रवि होता है, भानु रवि भास्कर, भानु रवि भास्कर, और सूर्य का पर्यायवाची बेटा आदित्य भी होता है, आदित्य भी होता है, और सूर्य का पर्यायवाची अंशमाली भी होता है। ध्यान रखना ये चीज़ें आपको। तो यहाँ पर देखो आपको कौन सा मिल गया? आदित्य मिल गया। मारुति किसका पर्यायवाची है? मारुति आपका हवा का होता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्वेश्चन के मुताबिक ये हो जाएगा। कृषाणु किसका है? कृषाणु यहाँ पर आग का है, हुतासन कृषाणु। ठीक है, हुतासन कृषाणु ये किसके होते हैं? आग के होते हैं। आग का पर्यायवाची अनल भी आपको ध्यान रखना, अनल। ठीक है, और अगर अनिल पूछा जाए तो अनिल हवा का हो जाता है। ठीक है, वायु और मारुत भी, यहाँ पर वात भी वायु का हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशनल क्वेश्चन राइट ऑप्शन यहाँ पर बेटा इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे, रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का शाब्दिक विच्छेद होता है सर्व प्लस नाम। सर्व माने सबका नाम। ठीक है, सबका नाम। सर्वनाम का मतलब हो जाता है, सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम का मतलब नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम एक प्रकार से विकारी शब्द है जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तित होता है। सर्वनाम के कुल भेद पूछे जाएं तो कह देना 6। तो आप यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम क्यों, कहाँ, कैसे, कब होता है ये होगा नहीं। संबंधवाचक क्या होता है? जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी का संबंध है, जो जागेगा सो पावेगा, जो और सो में संबंध है, ये होगा नहीं। निश्चयवाचक भी नहीं होगा। आप स्वयं को बता रहा है, राइट ऑप्शन यहाँ पर स्वयं हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका स्वयं हो जाएगा यहाँ पर।
तो इस टाइप से राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निजवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पर इस टाइप से। निजवाचक का मतलब जो सेल्फ और स्वयं के बारे में बताता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका इस टाइप से यहाँ पर डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन इस टाइप से यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर? निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अब आपको तो पता ही है कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो देखिएगा, मजहब है और नैतिक है और पीड़ा है और अज्ञान है। तो यहाँ पर विशेषण आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नीति से बना हुआ ये नैतिक विशेषण होगा। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। विशेषण क्या होता है? देखिए, विशेषण एक प्रकार से आपका विकारी शब्द है। विकारी शब्द आपके चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विशेषण के अगर आपसे भेद पूछे जाएं तो आपके भेद चार होते हैं। इसकी ट्रिक GPSS। जी से गुणवाची, पी से परमाणुवाची, एस से संख्यावाची, एस से सार्वनामिक। ठीक है, विशेषण की अगर अवस्थाएं पूछी जाएं कि इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसकी अवस्थाएं होती हैं तीन। कौन कौन सी? मूलावस्था और उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, तो मूलावस्था होती है पहली, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। क्लियर? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, क्या कह रहा है यहाँ पर? उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो यहाँ पर लिखने के बारे में बताया गया धीरे धीरे। लिखना कैसे है? धीरे धीरे या जल्दी जल्दी। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर लिखना की विशेषता बताई गई है, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार से शाबाश बेटा, इसी प्रकार से आंसर देते रहिए, बहुत बढ़िया। तो उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्रिया की विशेषता है, तो क्रिया विशेषण। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कार्य करने की दर जो बताता है, कार्य करने के हालात बताता है, उसे क्रिया कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 17, क्या है यहाँ पर? वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो लेकिन यहाँ पर ये क्या है? क्रिया विशेषण नहीं है, लेकिन एक प्रकार से अव्यय है, ना तो संज्ञा है ना तो सर्वनाम है। अव्यय एक प्रकार से अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों का मतलब ये होता है ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर चेंज नहीं होते हैं। अव्यय का शाब्दिक विच्छेद आपको पता है, ए प्लस व्यय। ए माने नहीं, व्यय माने खर्च। ऐसे शब्द जो आपके खर्च नहीं हो, अर्थात लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर चेंज ना हो, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इस टाइप से बच्चों आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। रविवार है वह घर पर ही रहेगा। तो आज तो बेटा सोमवार है, तो इसमें क्या बोला गया? रविवार है वह घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। सर्वनाम है, प्रत्यय है, निपात, उपसर्ग। प्रत्यय का मतलब होता है प्रति प्लस अय। प्रत्यय एक प्रकार से बेटा आपके ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्द के बेटा पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, और उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उप प्लस सर्ग होता है। ये भी एक प्रकार से शब्दांश है, शब्द के आगे जुड़ते हैं, ध्यान रखना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जैसे ही होता है या भी होता है तो इनको निपात कहते हैं। निपात अव्यय होते नहीं है, लेकिन अव्यय के स्वरूप ही निपात माने जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्या है? किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? किसी शुभ कार्य को विधि विधान और यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या मंत्रणा। तो उसको क्या कहते हैं? अनुष्ठान कहते हैं। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा बेटा? अनुष्ठान कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21 है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्योम का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा नहीं होगा? तो व्योम का पर्यायवाची यहाँ पर शब्द क्या नहीं होगा? तो इसका राइट ऑप्शन सभी विद्यार्थी बताएंगे। आकाश, नवगम, आकाश, नभ, अंबर, शून्य, व्योम। इस टाइप से इसके ये पर्यायवाची होते हैं। आकाश, नभ, अंबर, शून्य, व्योम। तो यहाँ पर व्योम का कौन सा नहीं है? पीयूष का मतलब बेटा अमृत होता है। तो एक बार अमृत के और पर्यायवाची बताइए क्या क्या होते हैं, जल्दी से। अमृत के और पर्यायवाची एक बार बता सकते हो आप क्या क्या होते हैं? जल्दी से बताइएगा। चलिए सारी बातों को आप क्लियर करते चलें।
ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको समझें। ठीक है, तो इस प्रकार की ये सारी बातें हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है। देखो यहाँ पर ये आपको जैसे दिया गया पीयूष, पीयूष बेटा ये आपका अमृत का होता है। किसका होता है? अमृत का होता है। अमृत का मतलब क्या होता है? सोम होता है। अमृत का मतलब आपका अमीय होता है। क्या होता है? अमीय होता है। तो राइट ऑप्शन ये व्योम का मतलब आकाश, गगन, नभ, अंबर, शून्य, अंतरिक्ष, ये व्योम के होते हैं। ठीक है, व्योम। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? जिस स्त्री को कोई संतान पैदा ना होती हो, जिस स्त्री को कोई संतान पैदा ना होती हो उसे क्या कहते हैं? बांझ, या फिर निपुणता, या फिर शुष्क, या फिर असर। जिस स्त्री को कोई संतान पैदा ना होती उसको बांझ कहते हैं। ठीक है, शुष्क नहीं बोलेंगे। शुष्क का मतलब होता है विलोम शब्द पूछा जाए तो आर्द्र कर देना शुष्क का। ठीक है, जिस स्त्री कोई संतान पैदा नहीं होती उसको क्या कहते हैं? उसको बेटा बांझ कहते हैं। सटीक ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए, दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द होगा। जो दूसरों की बातों में दखल देता है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। हस्तक्षेप, या अपेक्ष, या दूरदर्शी, उपकारी। उपकारी भी नहीं कहेंगे, ना दूरदर्शी कहेंगे, ना अपेक्ष कहेंगे। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हस्तक्षेप हो गया। आपसी वार्तालाप में लोग कहते भी हैं कि मेरी बातों में आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो, मेरी बातों में आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? देखिए, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहेंगे? बागी, विश्वासघाती, या फिर देशद्रोही, या फिर विद्रोही। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं? देश के साथ विश्वासघात किया तो बागी नहीं होगा, ना विश्वासघाती, ना विद्रोही। देश के साथ देशद्रोही होगा, देशद्रोही होगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही का मुकदमा लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो इसमें क्या रेखांकित शब्द क्या है? तो के लिए यहाँ पर क्या होता है? विशेषण, परसर्ग, सर्वनाम, या संज्ञा। आंसर करिएगा फटाफट। के लिए तो आपने कारक पढ़े हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से पढ़े हैं कि नहीं? तो यहाँ पर इस प्रकार कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से अलग होना, यहाँ पर के लिए संप्रदान, के लिए संप्रदान कारक होता है। तो एक के लिए यहाँ पर परसर्ग, विभक्ति, या इसी को व्यक्ति चिन्ह कहते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बच्चों यहाँ पर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन की दृष्टि से आपका कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिएगा, यहाँ पर लिखा है लता लताएं, या फिर घोड़ा घोड़े, या फिर किताब किताबें, या फिर सखी सखियाँ। तो लता से देखिए लताएं ये सही बना है, घोड़ा से घोड़े भी सही है, किताब से किताबें भी सही है, सखियाँ की आवर्तनी गलत है, सखियाँ इस टाइप से लिखा होना चाहिए था। तो राइट ऑप्शन बच्चों आपका यहाँ पर डी बनेगा। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 25 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, वाच्य किसे कहते हैं? जब क्रिया का रूपांतरण कर्ता के हिसाब से हो तो कर्तृवाच्य, जब क्रिया का रूपांतरण कर्म के हिसाब से हो तो कर्मवाच्य, जब क्रिया का रूपांतरण भाव के हिसाब से हो तो भाववाच्य। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य होते हैं ये तीन वेद, लेकिन संयुक्त वाच्य नहीं होता है। सटीक राइट ऑप्शन क्वेश्चन का यहाँ पर मेरे बेटे बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। भविष्यत काल को पहचानिए। काल का मतलब यहाँ पर समय है। काल के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। आज है वर्तमान काल, की पीछे बीत गया भूतकाल, आने वाला भविष्यत काल। वर्तमान काल के 3 वेद, वर्तमान काल के आपके कितने वेद होते हैं? 5 वेद होते हैं। भूतकाल के 6 वेद होते हैं और भविष्य काल के 3 वेद माने जाते हैं। तो यहाँ पर भविष्य काल में देखो, गाय घास चरती है, तो गाय घास चरती है, वर्तमान में या नहीं होगा। रोहन मुंबई गया था, पीछे है, भूतकाल में नहीं होगा। मैं कल घूमने जाऊंगी, या माँ बेटे को पढ़ा रही है, भी नहीं होगा। जाऊंगी, गागी गे, ये भविष्य काल के होते हैं। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर 27 का बच्चों सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर? जंगल में लगने वाली आग। देखो, एक होता है बड़वा नल। बड़वा नल का मतलब क्या होता है?
जो आपकी समुद्र में या फिर पानी में आग लगती है, नोट कर लीजिएगा, समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वा नल कहते हैं। ठीक है, जठरा नल का मतलब होता है पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग को आप क्या कहेंगे? आप जठरा नल कहेंगे। जंगल में लगने वाली आग एक प्रकार से आपकी दावा नल होगी। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, देखिएगा, पेट में जठर रस होता है तो ऐसे ध्यान रखें कि जठरा नल। ठीक है, पेट में जठर रस होता है, जठरा नल। पानी के बलबूले बड़बड़ करते हैं तो पानी में इस प्रकार से, समुद्र में बड़वा नल। ठीक है, जंगल में दूब घास होती है तो इस प्रकार से दूब से ध्यान रखना, दावा नल। ठीक है, राइट ऑप्शन बी इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रचना के आधार पर बेटा वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, और आ से अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो बताइए संयुक्त वाक्य में क्या होता है? यही सब लगते हैं, जैसे इसलिए और क्योंकि, लेकिन, किंतु, परंतु, यही सब लगते हैं, तथा भी लगता है, तो राइट ऑप्शन ये है। मिश्र वाक्य में क्या लगता है बीच में? मिश्र वाक्य में या तो की लगेगा, या जो लगेगा, या तो लगेगा, या फिर कोमा का प्रयोग होगा इस टाइप से बीच में, तो वहाँ पर आपका मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया होता है। ठीक है, विधान वाक्य ये आपका अर्थ के आधार पर वाक्य होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से ए विकल्प सही ठीक बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? सूरज किसका पर्यायवाची है? तो सभी स्टूडेंट्स बताएंगे सूरज यहाँ पर किसका पर्यायवाची, एक बार दिमाग लगा के जवाब करिएगा, सूरज किसका पर्यायवाची है? देखिएगा, सूरज का मतलब क्या होता है? जैसे रवि, भानु, भास्कर, रवि, भानु, भास्कर और आदित्य, रवि, भानु, भास्कर, आदित्य, और सूरज का मतलब अंशुमाली भी होता है। क्या होता है? अंशुमाली भी होता है, अंशुमाली। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा? अंशुमाली या आदित्य भी होता है, सूरज भास्कर भी होता है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर 30 का बच्चों, राइट ऑप्शन यहाँ पर 30 का आपका क्या हो जाएगा? डी। राइट ऑप्शन यहाँ पर 30 का आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या कह रहा है यहाँ पर? विशेषण की सही परिभाषा है। विशेषण की सही परिभाषा, तो आपको तो पहले ही से पता है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व कर दोगे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण एक प्रकार का आपका विकारी शब्द होता है जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इतनी बात स्पष्ट हुई, क्लियर हुई? चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 क्या कह रहा है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, तो पूर्ण विराम में है ये, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, या फिर अल्पविराम यहाँ लगा है, या फिर लागू चिन्ह। देखो लागू चिन्ह इस टाइप से होता है, जीरो के पीछे आगे पीछे डैश कर देते हैं। अल्प विराम इस टाइप से होता है, ये अल्पविराम होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, और पूर्ण विराम ये होता है। ये इस टाइप से आपका अर्धविराम रहता है। क्या रहता है? ये अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब होता है, अर्ध माने आधा, रुकना, और इस टाइप से ये बेटा आपका उपविराम होता है। क्या होता है? उपविराम होता है। और इस टाइप से ये आपका योजक चिन्ह होता है। क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। और आपको ध्यान में ये रखना है, ये तो योजक चिन्ह हो गया, और ये इस प्रकार से इससे थोड़ा बड़ा रहता है पाद चिन्ह। क्या होता है? ये पाद चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, ये त्रुटि सूचक चिन्ह होता है, इस प्रकार से बना रहता है। इसको हंसपद या त्रुटि सूचक चिन्ह कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा था? कामता प्रसाद गुरु जी ने, ये तो पूर्ण विराम है, कामता प्रसाद गुरु जी ने हिंदी में 20 विराम चिन्ह आपको दिए हैं। तो कामता प्रसाद गुरु जी को हिंदी का व्याकरण का पिता कहा जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, स्पष्ट है इतनी बात? चलिए आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? बोलो, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक कहते हैं, या फिर अधोरेखा, या फिर कोष्टक, या फिर तिर्यक रेखा। देखिएगा, तिर्यक रेखा आपकी मैथमेटिक्स में चलती है, इस टाइप से होती हैं। ठीक है, कोष्टक ये जैसे छोटा कोष्टक है, ये इस टाइप से मंझला कोष्टक, इस टाइप से बड़ा कोष्टक। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है, तो जैसे आपने इस प्रकार से रेखा खींच दी, जैसे ये नीचे शब्द के नीचे, तो इसको आप अधोरेखा कहते हैं।
इस रेखा का नाम क्या हो जाता है, अधोरेखा हो जाता है। तो ये भी आपको बेहतर तरीके से याद में रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का यहाँ पर अर्थ होगा। मुहावरा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो होते हैं, मतलब एक प्रकार सा वाक्यांश का रूप होता है, अपना साधारण अर्थ छोड़कर के विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं, ये मुहावरे का कार्य होता है, ठीक है। मुहावरा का प्रयोग वाक्य के मध्य में कर लो, बीच में कर लो, अंत में कर लो, तीनों जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, भ्रम को दूर कर दिया, या किसी बात पर ध्यान न देना, या स्वागत के लिए राह देखना, या फिर अंधकार दूर करना। तो उसने तो मेरी आंखें खोल दी, तो ऐसा तो नहीं है स्वागत के लिए राह देखना नहीं, किसी बात पर ध्यान देना नहीं, अंधकार दूर नहीं, भ्रम को दूर करना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 34 का आपका ए हो जाएगा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, भ्रम को दूर करना, राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भ्रम को दूर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति प्राचीन काल में बोली गई एक प्रकार से कहावतें हैं, ये वाक्य के स्वरूप होती हैं, तो ठीक है। इसका मतलब क्या है? आग लगने पर कुआं खोदना, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने पर घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। पुण्य नहीं कमाओगे ठीक है। जल्दी से कार्य करना ये भी नहीं, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, राइट ऑप्शन आपका बच्चों यहाँ पर बी हो जाएगा। मुसीबत आने पर घबरा जाना नहीं, राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो इस टाइप से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द होगा। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान वाक्य प्लस वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? समंदर, अंतरिक्ष, या धरती, या विश्व। विश्व का मतलब ये आपको ध्यान रखना है, जगत यानी कि संसार होता है, जगत में ता के साथ हलंत है, ठीक है। तो अभिवर्तनी सही है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या बनेगा? अंतरिक्ष बनेगा। सही जवाब यहाँ पर सटीक आपका बच्चों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप सभी लोग बताएंगे 40 क्वेश्चन जो हैं आपने कितने सही किए हैं कमेंट्स लेकर। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करना है, पार्वती महेश्वरी, या फिर व्यवहारिक या व्यवहारिक, शेर और शेरनी, लड़का और लड़के। तो यहाँ पर समान अर्थ की जोड़ी को आपको चयन करना है। ये चीज़ पढ़िए पहले ध्यान से, क्या लिखा है समानार्थी जोड़ी। देखो लड़का लड़के, यहाँ पर ये लिंग चेंज हो रहा है, लिंग चेंज है। शेर शेरनी, लड़का से लड़के, ये आपका एक वचन है, लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। शेर यहाँ पर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग है। व्यवहार यहाँ पर जो शब्द है उसका विलोम शब्द है, व्यवहारिक है। ये पार्वती और महेश्वरी समान अर्थ वाले हैं, राइट ऑप्शन इस टाइप से ये होगा। क्वेश्चन को पहले से पूरा जांच करके दिमाग से सोच समझ के जवाब दिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी हिंदी क्षेत्र की बोलियां कौन कौन सी हैं? ये 3 बोलियां होती हैं। कौन कौन सी? ट्रिक होती है इसकी ABC। ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा अवधी, बी से क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा बघेली, और सी से क्या हो जाएगा? सी से आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन नहीं बोली जाती? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये जयपुरी नहीं बोली जाती है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन इस टाइप से आपका सी होना चाहिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? संस्कृति से बना विशेषण है। संस्कृति से बना विशेषण है। विशेषण एक प्रकार से विकारी शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताता है। संस्कृति में एक प्रत्यय जोड़ेंगे। संस्कृति जैसे ये आपका शब्द लगा है, इसमें जैसे ही आप एक प्रत्यय जोड़ोगे तो ये रा वाला सा जो है वो दीर्घ हो जाएगा, तो सांस्कृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृति से सांस्कृतिक करोगे, राइट ऑप्शन आप क्या करोगे? सांस्कृतिक। ये का थोड़ा सही से बना लीजिएगा, सांस्कृतिक करोगे, सांस्कृतिक, ठीक है। सांस्कृतिक इस टाइप से आपका, अरे सांस्कृतिक, सांस्कृतिक इस टाइप से आपका शब्द मिल जाएगा। ये सांस्कृतिक, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सटीक ऑप्शन यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा, सांस्कृतिक। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या कह रहा है आपसे? यहाँ पर रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब सही और सटीक कर पाते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? देखिएगा,
सूरदास की रचना कौन है? सूरदास की रचना पूछी जाती, नोट कर लो। सूर सागर, सूर सागर, सूर सारावली, सारावली, सूर सागर, सूर सारावली, और यहाँ पर साहित्य लहरी, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। साहित्य लहरी। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से सुनना, कि जो आपके ये सूरदास जी हैं अक्सर कर किनके लिए पद लिखा करते थे? सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के लिए पद लिखते थे। कृष्ण, श्री कृष्ण के लिए पद लिखते थे सूरदास जी जो थे आपके। ठीक है, बिल्कुल। मीराबाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इनकी पंक्तियां बहुत ही फेमस है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्तियों में रूपक अलंकार आता है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है। गोस्वामी जो तुलसीदास थे ये भगवान राम के लिए पद लिखा करते थे अक्सर। जो रामचरितमानस ये किस भाषा में लिखी गई, भाषा भी पूछता है इसकी, तो ये अवधी में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? अवधी में लिखी गई। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर अवधी, ये इस टाइप से हो जाएगा जब प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन के मुताबिक तो गोस्वामी तुलसीदास है। तो ये 40 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आप अपना फीडबैक जरूर बताएंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपीएसआई के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो सभी में इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन का आप जवाब दें और बताएंगे कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन कमेंट्स करके कि आपके यहाँ पर 40 में कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसी प्रकार की तैयारी करने के लिए आप हमारे बहुत बढ़िया चैनल संजीत विद टीटीआई के साथ जुड़ेंगे और सभी मित्रों में क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा। और मैंने अपने रिसर्च के दौरान जो सभी पेपर्स डाउनलोड किए हैं, उनसे जो क्वेश्चन निकाले हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने यूपीएसआई के सारे पेपर डाउनलोड किए, उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर डाउनलोड किए, और भी घुड़सवार वाले, अग्नि फायर वाले जो पेपर हुए थे जिसमें जिसमें हिंदी आई है, सभी से यहाँ पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल के उसी की आपकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। और डेली आपका प्रैक्टिस सेशन इसी प्रकार से चलेगा। और भी सब्जेक्ट चैनल पर आपको मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।